चिढ़ती बिना விடமாட்டேன் आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। இன்னைக்கு துர்காஷ்டமி உன்னை நான் கொன்னு உன் ரத்தத்தை குடிச்சு हॉरर और कॉमेडी दो अलग अलग थीम्स हैं और दोनों ही थीम्स पर बनी फिल्मों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कॉमेडी फिल्मों में जहां पूरा ध्यान ऑडियंस को हंसाने पर रखा जाता है, वहीं हॉरर फिल्म में ठीक इसके विपरीत दर्शकों के दिलों में खौफ का साया बनाए रखना ही फिल्म मेकर का काम होता है। ऐसे में जब कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म को बनाने का रिस्क लेता है और फिल्म अच्छी बन पड़ती है, तो फिर इसके लिए फिल्म मेकर बधाई का पात्र बन जाता है, क्योंकि इन दोनों थीम्स को मिक्स करके फिल्म बनाना बहुत रिस्की हो सकता है। दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान आ रहे हैं हॉरर कॉमेडी के, जहां आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक तो शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह की 1992 की फिल्म चमत्कार, और दूसरी वो फिल्म जिसके बारे में हम आज यहां बात करेंगे, यानी 2007 में रिलीज्ड फिल्म भूल भुलैया। इससे पहले कि भूल भुलैया फिल्म देखने का अनोखा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, इन दोनों के फर्क को जान लेते हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्मों में हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये दोनों यानी हॉरर और कॉमेडी एक दूसरे से एकदम अलग फीलिंग लाते हैं। ऐसे में अगर फिल्म मेकर कॉमेडी और हॉरर को अलग रखते हुए दोनों सिचुएशन को इतना पावरफुली दिखाता है कि हॉरर सीन्स के टाइम पर फिल्म के कॉमेडी सीन्स हावी ना हो और कॉमेडी सीन्स के समय हॉरर से बचे रहे, तो समझो फिल्म कमाल की बन जाएगी। चमत्कार फिल्म में भी हॉरर और कॉमेडी को मिक्स किया गया, लेकिन यह मिक्सअप अलग ही लेवल का हो गया, जहां हॉरर पर कॉमेडी भारी पड़ गई। फिल्म के क्लाइमैक्स में क्रिकेट वाले सीन में हॉरर को घुसाकर उसमें कॉमेडी क्रिएट किया गया, जिसके कारण यह फिल्म कॉमेडी जोन में चली गई और इसे कॉमेडी फिल्म ही कहा जाएगा। हालांकि अगर फिल्म में आत्मा भूत दिखाया जा रहा है तो उसके थीम में हॉरर होना ही चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा था नहीं। शायद इसी कारण वो फिल्म फ्लॉप हो गई। नेक्स्ट है भूल भुलैया, जहां जबरदस्त कॉमेडी तो देखने को मिलती ही है, लेकिन जब फिल्म हॉरर जोन में जाती है तो फिल्म में दिखाए गए सारे कॉमेडी सीन्स हवा हो जाते हैं और सामने रह जाती है मंजुलिका। तो आज इसी फिल्म पर चर्चा करेंगे, कुछ अननोन फैक्ट्स पर बात करेंगे और यह भी बताऊंगा कि इस फिल्म को देखने का मेरा मंजुलिका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। तो बात है ऑब्वियसली 2007 की, क्योंकि उसी साल मंजुलिका ने अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने की ठानी थी, यानी फिल्म उसी साल रिलीज हुई थी और मैं उस वक्त अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। चूंकि मैं नया नया दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ था, तो ज्यादा किसी से मेरी दोस्ती थी नहीं। नया शहर और 2-3 दोस्त, वो दोस्त भी इसलिए थे कि जब अहमदाबाद आया था तो रहने के लिए ब्रोकर से फ्लैट की बात की, तो उसने बताया कि एक 3 बेडरूम फ्लैट है विजय 4 रास्ता के पास, जहां 3 लड़के और रहते हैं, तो आप चाहो तो उनके साथ एडजस्ट हो सकते हो। अब क्योंकि मुझे रूम चाहिए ही था, तो मैंने हां कर दी और मैं उन 3 लड़कों के साथ उनके फ्लैट में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे हम सब में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद मुझे रूम मिल गया और मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया, लेकिन हमारे बीच दोस्ती बनी रही। मैं तो फिल्मी कीड़ा था ही, इत्तेफाक से उन सब लड़कों को भी फिल्मों का अच्छा खासा शौक था। अभी अहमदाबाद आए कुछ ही दिन हुए थे तो मैंने फिल्म देखने की इच्छा जताई, जिस पर दोस्तों ने बोला ड्राइव इन चलते हैं। मुझे लगा किसी थिएटर का नाम होगा ड्राइव इन, लेकिन वहां तो कुछ और ही नजारा था। एनीवेज, ड्राइव इन का मतलब था ओपन थिएटर। वहां पहला एक्सपीरियंस कैसा था और पहली फिल्म किन हालातों में कैसे देखी, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। आज मैं सीधे फिल्म पर आ जाता हूं। तो रात का शो देखने हम सब निकल पड़े। ठीक से तो याद नहीं है कि शो 9 बजे से चलने वाला था या 10 बजे से, बट हम टिकट लेकर चारों दोस्त फिल्म देखने चले गए। अक्टूबर का महीना था। हालांकि नॉर्थ इंडिया में ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन अहमदाबाद में मौसम सामान्य था, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। फाइनली फिल्म शुरू हुई और चिप्स की कुरकुराहट के बीच राजपाल यादव की बेहतरीन कॉमेडी हमें दुगना मजा दे रही थी। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? हालांकि फिल्म के पोस्टर से लेकर हर जगह अक्षय कुमार का नाम और फोटो देखा जा सकता था, लेकिन फिल्म के पहले घंटे तक भी
अक्षय कुमार नदारद थे फिल्म से, लेकिन इसके बावजूद दो कारणों से फिल्म देखने का इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा था। एक तो फिल्म में कॉमेडी और हॉरर दोनों सीन्स हमें अक्षय कुमार की कमी का एहसास नहीं होने दे रहे थे, और दूसरा कि अगर बीच में अक्षय कुमार की याद आती भी थी तो यह सोच के वापस फिल्म देखने लग जाते थे कि अरे अभी आएगा और आएगा तो कुछ बेहतरीन ही लाएगा। और उस वक्त तक अक्षय कुमार हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, नमस्ते लंदन और हे बेबी जैसी फिल्मों से ये बता चुके थे कि कॉमेडी में वो किसी से कम नहीं है। और फिर यहां तो सोने पे सुहागा ये भी था कि पास्ट में भी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने हेरा फेरी और फिर भागम भाग से लोगों को खूब हंसाया था, और वही जोड़ी भूल भुलैया में भी है तो कुछ तो धमाल मचेगा ही। तो कभी हंसते तो कभी डरते, हम सब फिल्म का आनंद ले रहे थे। और एज एक्सपेक्टेड जब अक्षय कुमार ने फिल्म में एंट्री ली तो फिल्म का लेवल कहीं और ही पहुंच गया। अच्छा, अक्षय कुमार की एंट्री से हम जैसे दर्शकों में भी हौसला आया कि चलो अब हीरो आ गया है तो मंजुलिका पर वो लगाम लगा ही देगा। हालांकि मंजुलिका भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, शैतान राजा की मार उसने भी पूरी फिल्म में खूब नाच नचवाया था। विद्या बालन की मेरी नजर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी फिल्म में थी। क्रिटिक्स और इवन बहुत से लोग भले उनकी डर्टी पिक्चर को सबसे बेस्ट बताते हो, बट मुझे उनका मंजुलिका का किरदार सबसे ज्यादा भाया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस किरदार के लिए प्रियदर्शन ने ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ को अप्रोच भी कैसे किया। कोई कोई किरदार होता है ना जो हम किसी और को सोच भी नहीं सकते उस रोल के लिए। मंजुलिका भी एक ऐसा ही किरदार था। हालांकि अगर ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ में से कोई भी एक हाँ कर देती तो हु नोस वो भी कुछ अच्छा कर जाते। हालांकि कैटरीना से उम्मीद कम ही थी, ऐश्वर्या भले कुछ मिलता जुलता सा कर जाती, बट विद्या बालन ने जो कमाल किया वो एक समय पर रोंगटे खड़े कर देता है, खास तौर से एक पलंग उठाने वाले सीन में और एक लास्ट के डांस वाले सीन में। ये वो सीन्स थे जो बॉलीवुड के अनमोल सीन्स में गिने जाने चाहिए। ये फिल्म 1993 में बनी मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मनी चित्रथाजु फिल्म से प्रेरित थी। दरअसल 1993 की ये मलयालम फिल्म जब बन रही थी तब भूल भुलैया बनाने वाले प्रियदर्शन उस फिल्म में सेकंड यूनिट डायरेक्टर का काम कर रहे थे, और उसी वक्त से उनके मन में था कि इस फिल्म को वो कभी ना कभी दोबारा जरूर बनाएंगे। हालांकि मैंने वो मलयालम फिल्म नहीं देखी है, लेकिन सिनेमा प्रेमियों का तो यह भी कहना है कि उस फिल्म में मंजुलिका वाला किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शोभना ने जिस तरह का अभिनय किया था उसके आगे विद्या बालन भी फीकी नजर आती है। हालांकि इस फिल्म को और भी कई भाषाओं में रीमेक किया गया, तमिल में चंद्रमुखी के नाम से, कन्नड़ा में आपथा मित्रा के नाम से और बंगाली में राजमहल के नाम से। बट रीमेक्स के मामले में इस बार बॉलीवुड बाजी मारता दिखा। खैर, फिल्म पर और भी चर्चा होती रहेगी जो मैं बीच बीच में शेयर करता रहूंगा। तो फिल्म खत्म होने के बाद हम अपने घरों की तरफ चल दिए। कुछ दूर तो हम साथ साथ में थे, उसके बाद उन तीनों दोस्तों के फ्लैट दूसरी दिशा में थे, तो वो लोग गुड नाइट बोलकर चले गए और मैं अकेले अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ा जो करीब 1-1.5 किलोमीटर था। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का लोग कहीं सड़क किनारे सोते या धूम्रपान करते दिख जाते थे, और एक समय पर आकर वो भी दिखने बंद हो गए। तुझे मार के तेरा खून पीने आई हूं। अब सामने सुनसान गली थी जिसे पार करके एक पार्क को क्रॉस करते हुए मुझे फ्लैट तक जाना था। अब जब आप उसी वक्त एक फिल्म देखकर आए हो तो उसके सीन्स मन में चलते रहते हैं। रह रहकर मंजुलिका का चेहरा, जहां उसके उजड़े बाल, खून से उतरी आंखें, भस्म कर देने वाला गुस्सा दिमाग के किसी कोने में घूम रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर से एक डर भी घर किए बैठा था। अंतर मन में मंजुलिका और मेरे हौसले एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे कि कौन किस पर काबू कर सके। बार बार मैं अपना ध्यान मंजुलिका से हटाकर कहीं और ले जाने की कोशिश करता और वो बार बार मुझ पर हावी होने की कोशिश करती। आखिरकार मंजुलिका ने विजय प्राप्त कर लिया और उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर जहां एक कुत्ता भी दिख जाता तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती और मैं आगे चल पड़ता। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने फ्लैट में जाने की जल्दी थी। हालांकि यह डर केवल रास्ते भर का नहीं था,
अपितु फ्लैट के अंदर भी था कि मंजुलिका की भयानक यादों के साथ अकेले फ्लैट में रात कटेगी कैसे। लेकिन दूसरा रास्ता था नहीं और मैं अपने दोस्त को घर बुला नहीं सकता था रुकने के लिए, वरना उन्हें जल्दी ही यह आभास हो जाता कि आखिर आज ही इसने रुकने के लिए क्यों बुलाया। क्योंकि जब हम फिल्म देखकर निकले थे तो आपस में मंजुलिका को लेकर चर्चाएं चलती रही और एक दूसरे से पूछते रहे कि तुझे कितना डर लगा, और बीच बीच में एक दोस्त तो पीछे से चिल्लाकर डराने का भी प्रयास करता रहा। मंजुलिका की दास्तां से अपनी दास्तां लगने लगी। खैर, अंधेरे को चीरते हुए तेज कदमों से मैं पार्क को पार कर रहा था और इस वक्त ऐसा महसूस होता मानो भूल भुलैया फिल्म की तरह ही बगल से किसी के चलने से पायल की आवाज आ रही हो। छन छन की आवाज थी नहीं, लेकिन मुझे आभास हो रही थी। फिल्म में अक्षय कुमार ने चंदू को कुर्ते में पाजेब लेकर घूमते तो पकड़ लिया था, लेकिन मेरी स्थिति उस हास्य सीन से भी हॉरर से हास्य में नहीं बदल पा रही थी। अपने ही पैरों की आहट लगता मानो कोई और पीछे से आ रहा हो। लेकिन हर शाम के बाद सवेरा होता है, यानी इस डर के आगे जीत थी, क्योंकि पार्क पार हो चुका था जिसके कुछ आगे ही मेरा फ्लैट था। मैं तेजी से फ्लैट की तरफ बढ़ा, लॉक खोला और अंदर एंटर हुआ तो घुप अंधेरा। तभी ख्याल आया कि हर शाम के बाद सवेरा तो है, लेकिन उसके बाद फिर शाम होती है और रात आती है। तो पार्क के खौफ से बचकर फ्लैट पर तो आ गया, लेकिन यहां के डर को मिटाने के लिए कहां जाऊंगा। लेकिन असली मंजुलिका इसके बाद आनी थी, जिसके लिए शायद मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फिल्म के बारे में और जान लेते हैं। फिल्म में अमीषा पटेल के ऊपर एक सोलो सॉन्ग भी फिल्माया गया था, लेकिन फाइनल रिलीज से पहले ही उस सॉन्ग को फिल्म से काट दिया गया। इस बात से नाराज अमीषा पटेल ने फिल्म का प्रमोशन करने से मना कर दिया था। हालांकि अमीषा पटेल के डूबते करियर में यह फिल्म तिनके का सहारा बनी थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो लीड एक्ट्रेस वाली छवि खो बैठी। फिल्म में विद्या बालन के हस्बैंड का नाम भी सिद्धार्थ था और रियल में भी उनके हस्बैंड का नाम सिद्धार्थी है। और शाइनी आहूजा वाले यह किरदार असल में अभिषेक बच्चन को ऑफर हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने यह फिल्म नहीं की। दूसरा कि मंजुलिका वाले किरदार के लिए कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय के बाद रानी मुखर्जी को अप्रोच किया गया, लेकिन इस बेहतरीन रोल को उन्होंने ये कह के ना कर दिया कि उस वक्त वो लागा चुनरी में दाग फिल्म करने में बिजी थी। ये होती है खराब किस्मत। लागा चुनरी में दाग उनके करियर में भी दाग लगा गई और इत्तेफाक देखिए, लागा चुनरी में दाग और भूल भुलैया एक ही दिन रिलीज हुई और भूल भुलैया ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और लागा चुनरी में दाग सिर्फ दाग बनकर रह गई। प्रीतम का म्यूजिक था तो जाहिर सी बात है प्योर फ्रेश संगीत तो नहीं मिलने वाला था। तो तेरी आंखें भूल भुलैया गाने के काफी सारे पार्ट्स अंग्रेजी गानों से चुराए गए हैं, लेकिन यह गाना काफी पॉपुलर रहा। पहले इस गाने को केवल फिल्म के प्रोमो के लिए यूज किया जाना था और रिलीज के एक सप्ताह के अंदर जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी उन्हें ये गाना फिल्म में सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन गाने की पॉपुलैरिटी की वजह से इस गाने को बाद में ऐड किया गया। यह फिल्म मनोज कुमार की 1965 में रिलीज्ड फिल्म पूनम की रात से भी इंस्पायर्ड कही जा सकती है, जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। एक और खास बात थी इस फिल्म कि एक टाइटल सॉन्ग में अक्षय कुमार के साथ एक लड़की डांस कर रही थी जिसका नाम था ऐश्वर्या सखूजा। इस फिल्म के कुछ समय बाद उन्हें सीरियल्स में काम मिल गया और वो कई पॉपुलर टीवी सोप्स का हिस्सा बनी। फिल्म में डांसर का किरदार निभाने वाले मलयालम एक्टर विनीत एक ट्रेंड डांसर हैं। उनके डांस की वजह से वो फिल्म का हिस्सा थे और लास्ट के उस गाने में आपने विनीत और मंजुलिका का खतरनाक डांस देखा ही था, जहां मंजुलिका के डरावने एक्सप्रेशंस मुझे फ्लैट के अंदर भी डरा रहे थे। डर और मंजुलिका के बीच जब मुझे हल्की नींद आई तभी मेरा नोकिया 2100 फोन बजा, जिस पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था जो सेव्ड नहीं था फोन में। हालांकि मुझे राहत मिली कि चलो कोई दोस्त होगा, उससे बात होगी तो डर भी कम हो जाएगा। यही सोचते हुए हरे बटन को दबाते हुए मैंने हेलो बोला, कोई आवाज नहीं आई। दोबारा हेलो बोला, फिर कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद मैं थोड़ा रुका और मेरी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। जब तीसरी बार हेलो बोला तो दूसरी तरफ से झरझराहट की आवाज सी आई, जैसे कोई हेलो तो बोल रहा है लेकिन जैसे खराश की आवाज के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे रेडियो की डिस्टरबेंस की आवाज आ रही हो, जो कि मंजुलिका से भी खतरनाक लग रही थी। लेकिन मैं ये सोच के थोड़ा शांत था कि जरूर कोई मजाक कर रहा होगा, मे बी वही मेरे दोस्त जो अभी मेरे साथ फिल्म देखकर आए। लेकिन फिर सोचा उनके नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये नंबर किसका है। मैंने हड़बड़ाहट में फोन काट दिया और गर्मी में चादर ओढ़कर मुंह ढक के सो गया, जैसे मेरे मुंह ढकने से मंजुलिका को पता ही नहीं चलेगा कि चादर के अंदर मैं हूं। तुझे मार के तेरा खून पीने आई हूँ,
चादर के अंदर के अंधेरे को कॉल आने से उभरी फोन की रोशनी ने कम कर दिया और मेरी धड़कनें बढ़ा दी। फिर वही नंबर, उठाऊं या नहीं उठाऊं? उठा लेता हूं। मे बी जिस किसी ने मजाक किया हो वो इस बार बात कर लेगा और कहेगा सॉरी, मजाक कर रहा था। जब फोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता तो लगता अगर ये फिर वही आवाज आई तो। यही सोचते सोचते फोन कट गया तो थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो फोन फिर बज उठा। ऐसा लग रहा था मानो मंजुलिका फोन में घुस के मुझे मारने पर तुली हो। लगा मानो वो मुझे दुष्ट राजा समझ अपने प्रेमी का बदला लेने की ठान चुकी हो। इस बार मैंने फोन पिक कर लिया, लेकिन फिर वही घरघराहट के बीच दबी हुई डरावनी आवाज। इस बार मैंने देर नहीं की और तुरंत फोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। कमरे के बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी मेरी खिड़की के शीशे को चीरती हुई अंदर तक आ रही थी, लेकिन शायद इतनी रोशनी पर्याप्त नहीं थी मंजुलिका के खौफ को कम करने के लिए। पूरी रात खिड़की के बाहर उछल कूद कर रहे 2 कुत्तों के बच्चों को देखते हुए मैंने रात काट दी। तब तक जगा रहा जब तक कि हल्का उजाला ना हो गया हो। तब यह सोचकर सोने चला गया कि मंजुलिका अब रात से पहले कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भूत और चुड़ैलों को दिन में डर लगता है। 2-3 दिन तक ये फोन का सिलसिला चलता रहा, बल्कि उसी दिन सबसे पहले मैंने अपने अहमदाबाद के दोस्तों की खबर ली और उनसे पूछा कॉल क्यों कर रहे थे, जिस पर उन्होंने हंसते हुए मना कर दिया। हंसे इसलिए कि वाकई में उन्हें लगा कि भूल भुलैया का असर मुझ पर हो चुका है, लेकिन मुझे लगा इन्होंने ही फोन किया था इसलिए ये हंस रहे हैं। लेकिन हकीकत मुझे 3 दिन बाद पता चली, जब मेरे एक कजिन का फोन आया जो दिल्ली में मेरे साथ ही रहता था। उसने खुलासा किया कि वो कॉल्स वही करता था, क्योंकि उसने नया नंबर लिया था तो सोचा मेरे साथ मजाक करेगा। आम दिनों में ऐसे कॉल करता तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कॉल की टाइमिंग ऐसी सेट बैठी कि मुझे लगा यार मंजुलिका मुझे जीने नहीं देगी। तुझे मार के तेरा खून पीने आई हूं। फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव सबका अच्छा काम था। विद्या बालन की जबरदस्त परफॉर्मेंस और रोल के बाद भी अक्षय कुमार फिल्म पर अपना इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहते हैं। कुछ एक सीन्स अनसुलझे जरूर रह गए, जैसे कि विद्या बालन का इतना भारी पलंग उठा लेना, या उसका बंगाली बोलना, या फिर राजपाल यादव को भूत दिखना। हालांकि फिल्म में एक लाइन में इसके रीजंस बताए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करते। बट स्टिल मेरी लिस्ट में ये बेस्ट फिल्मों में से एक है जो भूलने लायक नहीं है, भले फिल्म का नाम भूल भुलैया हो। और फिर मैं तो वैसे भी इसे नहीं भूल सकता। आज भी अक्सर मैं और मंजुलिका अकेले में उस वक्त को याद करते हैं तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपके साथ ऐसा कुछ घटा हो तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए